नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। सऊदी से एक खबर आई है। पता चला कि व्हाट्सएप पर जवाब नहीं देने की वजह से एक पति ने पत्नी को तलाक दे दिया। हमारे देश की राजनीति में भी इसी तरह के तर्क देकर जेडीयू आरजेडी के विलय की बात कही जा रही है। अभी तक इस कवायद का आधार किसी दल को पता ही नहीं चल पाया है। उधर झारखंड में राजनीतिक दल खुद को आदिवासियों का मसीहा बताने लगे हैं। जी हां, उसी झारखंड में जहां जमीन से निकाले जाने के बाद आदिवासियों को जमीन देने की नीति का अब तक पता नहीं चला, पर महेंद्र सिंह धोनी को जमीन देने में सरकार मैदान पर धोनी से भी ज्यादा सक्रिय नजर आई। उधर पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि म्यांमार में भीड़ इकट्ठी करने के लिए नरेंद्र मोदी भारत से लोग लेकर गए थे। उन्होंने पूछा है कि म्यांमार की राजधानी यांगून के पेईताओ की सड़कों पर अमूमन लोग कम होते हैं, तो इतने लोग म्यांमार में कहां से आ गए। अब मुझे नहीं पता कि भारत में कितने ऐसे लोग हैं जो पेईताओ की सड़क की भीड़ को देखकर बीजेपी को वोट देने या नहीं देने का फैसला करेंगे। तो जल्द ही जनता परिवार एक हो सकता है और इसकी शुरुआत बिहार से हो सकती है। बिहार के सियासी गलियारे से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आरजेडी और जेडीयू ने विलय की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 6 नवंबर को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के दिल्ली स्थित आवास पर देश भर के समाजवादियों की बैठक हो चुकी है। इस बैठक में यह बात सामने आई कि 1988 की तरह समाजवादियों के एक साथ होने से ही बीजेपी और पीएम मोदी के बढ़त को रोका जा सकता है। बैठक के बाद नीतीश कुमार विलय की संभावना से इनकार नहीं कर भविष्य में पार्टियों के विलय के संकेत भी देते दिखाई दिए थे। तो दिल्ली में 6 नवंबर को मुलायम सिंह यादव के आवास पर बैठक में जो बात उभरी उस पर बिहार के परिवहन मंत्री रमईराम ने सबसे पहले मुहर लगाई। देखिए, पटना में उन्होंने कहा कि आरजेडी और जेडीयू का विलय हो जाना चाहिए, महागठबंधन से बेहतर है विलय। साथ ही उन्होंने इस पर पहल करने को भी कहा है। रमईराम के बाद मुख्यमंत्री मांझी ने भी कहा कि दोनों पार्टियों को एक हो जाना चाहिए, इससे दोनों पार्टियों को फायदा होगा। हालांकि सीएम ने अपने बयान को व्यक्तिगत भी कहा है। दोनों बयान आपको सुना रहे हैं। मेरी जानकारी है कि आरजेडी जेडीयू का मिलन होगा। लगता है कि जरूरत है तो हो जाना चाहिए। जब गठबंधन होगा तो इससे एक ही अर्थ हो जाए। अब विलय क्यों, जब गठबंधन क्यों होना चाहिए, कोई सवाल तो नहीं है। जब गठबंधन है उससे अच्छा विलय में ज़्यादा मजबूती आएगी। गठबंधन में धोखाधड़ी होगा, एक दूसरे काटने का इंतजाम होगा। इसका डिसीजन होना है और पार्टी का डिसीजन माननीय नीतीश कुमार जी, लालू जी और कांग्रेस के लोग लेंगे। उसमें हमारी अभी कोई भूमिका नहीं है। उस समय बनने की बात होगी, उस समय देखा जाएगा। लेकिन हम लोग कहते हैं कि भाजपा को अगर रोकना है तो हम लोगों को एक साथ होना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। और वैसी परिस्थिति में अगर महागठबंधन का शेप आ जाता है अगला चुनाव के लिए तो उसका हम स्वागत करेंगे। तो रमईराम और मांझी विलय की बात कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू के नेता, दूसरे नेता, वो क्या कह रहे हैं? नरेंद्र सिंह, देखिए, उन्होंने साफ तौर पर इनकार ही कर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों दलों के बीच गठबंधन है और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ये भी देखिए, अभी उसकी कोई आवश्यकता नहीं है और कहीं से कोई पार्टी में एक दूसरे से विलय करने का और ये करने का नहीं। महागठबंधन से ही हमारा सारा काम चलेगा। शेयरिंग को लेकर भी कोई विवाद ना हो? कोई विवाद नहीं है। नहीं, कोई विवाद है भी नहीं, न होगा। नरेंद्र सिंह, देखिए, भले ही विलय की बात से इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन ये सच्चाई है कि जनता परिवार को एक मंच पर लाने की कवायद शुरू हो गई और इसमें नीतीश अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या बिहार से इसकी शुरुआत होगी, क्योंकि बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसलिए जेडीयू और आरजेडी की बेचैनी को आप समझ भी सकते हैं। लोकसभा में सिर्फ 2 सीटों से संतोष करने और ज्यादातर सीटों पर जमानत गंवाने के बाद नीतीश विधानसभा के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। पार्टी के भीतर देखिए, अपनों से ही घिर चुके नीतीश नहीं चाहते हैं कि लालू किसी भी कारण से उनसे छिड़क जाएं, क्योंकि बगैर लालू के नीतीश का बिहार में अब शायद गुजारा नहीं होने दिखता। जिस तरीके से बिहार में सीट समझौते को लेकर आरजेडी और जेडीयू में अभी से विवाद चल रहा है, उससे आने वाले दिनों में देखिए दोनों दलों की परेशानी और बढ़ सकती है, क्योंकि सभी 243 विधानसभा सीटों पर 100% समझौता संभव नहीं है। राज्य में आरजेडी की सबसे अधिक जनाधार वाली पार्टी की स्थिति है, दावेदारी है उसकी। तो देखिए, जेडीयू का कहना है कि वो राज्य में सबसे अधिक विधायक उसके पास हैं, इसी वजह से अधिक सीटों की जेडीयू दावेदार है। और शायद यही वजह है कि नीतीश जनता परिवार को एकजुट करने की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं, ताकि लालू पर साथ रहने का दबाव बना रह सके। आरजेडी और जेडीयू के विलय की बात उठ रही है,
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या आरजेडी और जेडीयू एक होने के बाद अपनी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा को एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी के रूप में स्थापित कर पाएंगे और प्रभावी नेतृत्व क्या वो प्रदान कर पाएंगे? क्या अगले चुनावों तक ये सशक्त मोर्चा बनकर उभरेगा? क्योंकि देखिए, इतिहास गवाह रहा है, समाजवादी कभी भी ज्यादा दिन तक एक साथ नहीं रहे। 1967 में जब उत्तर भारत में कांग्रेस के पतन से समाजवादियों का उदय हुआ, उस समय संयुक्त विधायक दल ने कांग्रेस का स्थान लिया और वो जनता में लोकप्रिय भी हुआ था। लेकिन फिर अचानक दल बदल और विभाजन के कारण ये संयुक्त विधायक जो दल था वो धाराशायी हो गया। फिर 1988 में क्या हुआ? 1988 में देखिए जनता दल बना, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, देवीलाल ये सब साथ आए। 89 में बीजेपी के सहयोग से देश में सरकार भी बनी, लेकिन कुछ महीने बाद देवीलाल से तत्कालीन अध्यक्ष HR बोम्बई का विवाद हुआ और देवीलाल चंद्रशेखर के ने 54 सांसदों के साथ मिलकर जनता दल को तोड़ दिया। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा बोरिंग है, लेकिन हिस्ट्री बताएगी आपको कि राजनीति में कैसे आने वाले दिनों में शायद ये संभव ना हो पाए। 5 नवंबर 1990 को चंद्रशेखर ने देवीलाल के साथ मिलकर समाजवादी जनता पार्टी बनाई। इसके बाद कांग्रेस के सहयोग से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन गए। तब देवगौड़ा, मुलायम भी चंद्रशेखर के साथ थे। लेकिन इसके बाद फिर देखिए आप, 4 अक्टूबर 1992 को चंद्रशेखर की पार्टी में भी सेंध लग गई। मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के नाम से अपनी अलग पार्टी बना ली। फिर 92 के बाद 94 की स्थिति देखिए आप, 21 जून 1994 को एक बार फिर जनता दल में विभाजन की स्थिति आ गई। पार्टी के 14 सांसद जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में जनता दल से अलग हो गए। 31 अक्टूबर 1994 को जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में समता पार्टी का गठन हुआ। 96 में जब केंद्र में जनता दल के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चे की सरकार थी, तब अध्यक्ष के सवाल पर लालू और शरद आमने सामने आ गए थे। 5 जुलाई 1997 को जनता दल में एक और विभाजन हुआ। देखिए, लालू के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ। 1997 में बीजेपी से तालमेल को लेकर पार्टी उड़ीसा में टूट गई। उड़ीसा के नेता बीजेपी के तालमेल के पक्ष में थे, लेकिन शरद यादव खेमा राजी नहीं था। अब नतीजा देखिए, पार्टी फिर टूटी और बीजू जनता दल बना। आइए 1997 में कर्नाटक में ही पार्टी को झटका लगा। पार्टी के बड़े नेता रामकृष्ण हेगड़े साहब, उन्होंने लोक शक्ति के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना। अब 98 में आ जाइए। 98 में समता पार्टी से अलग होकर ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी नई पार्टी INLD का गठन कर लिया। अब 91 से 98 तक चौटाला जनता दल, समाजवादी पार्टी, जनता पार्टी होते हुए समता पार्टी के दरवाजा तक पहुंचे। 1999 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से तालमेल को लेकर जनता दल एक बार फिर दो खेमों में बंट गया। ये इसी राजनीति की हकीकत है जो अब साथ आना चाहते हैं। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी के साथ नहीं जाने वाले नेताओं ने देवगौड़ा के साथ मिलकर जनता दल सेक्युलर नाम से पार्टी बनाई। पार्टी तोड़ने के बाद देवगौड़ा असली जनता दल का दावा करते रहे। मामला चुनाव आयोग में गया और फिर आयोग ने चुनाव चिन्ह चक्र को जब्त कर लिया। इसी विवाद के साथ जनता दल खत्म हुआ, न नाम बचा न पार्टी बची। शरद यादव की पार्टी का नाम जनता दल यूनाइटेड पड़ा और देवगौड़ा की पार्टी का नाम जनता दल सेक्युलर। अब आ जाइए 1999 में जनता दल यू और समता पार्टी का देखिए विलय हो गया। दोनों दल के नेताओं ने तीर चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजों के बाद फिर यहां एकता नहीं रही। फिर वही अध्यक्ष का सवाल और अध्यक्ष के सवाल पर फिर से देखिए जनता दल यू और समता पार्टी में विभाजन हुआ। साल 2000 में जनता दल यू में एक और विभाजन हुआ। रामविलास पासवान साहब 4 सांसदों के साथ अलग हो गए और लोक जनशक्ति पार्टी बनी। 2004 के चुनाव से पहले एक बार फिर जेडीयू और समता पार्टी का विलय हुआ। जॉर्ज अध्यक्ष बने, शरद संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बने। पार्टी का झंडा समता पार्टी के रंग का, लेकिन निशान जेडीयू का तीर छाप जो आजकल आप देखते हैं। 2004 में लोकसभा चुनाव साथ लड़े। नवंबर 2005 में पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन कर बिहार में सत्ता में आ गई। लेकिन साल 2013 में देखिए जेडीयू का बीजेपी से गठबंधन टूट गया। हालांकि एक स्थिति भी है कि उपेंद्र कुशवाहा रालोसपा लेकर अलग हो गए, नीतीश कुमार के साथ थे। अब वो भी समाजवादी थे, लेकिन अब वो समाजवादी किसी और धारा के समाजवादी होंगे जिनका समाजवाद नीतीश से टकरा गया। लोकसभा चुनाव में जेडीयू को करारी हार का सामना भी करना पड़ा और बीजेपी के बढ़ते प्रभाव को रोकने और अपना वजूद बचा रखने की मजबूरी ने लालू नीतीश को एक मंच पर ला दिया, या इन्होंने एक बार फिर से हाथ मिला लिया। अब पार्टी मिलाने की बात हो रही है, लेकिन सवाल यही है कि इनकी एकता कब तक टिकती रहेगी, क्योंकि पिछले 5 मिनट के मेरे भाषण में कम से कम एक लाइन तो आप इतना समझे होंगे कि ये कभी एक साथ नहीं रहे। छोटा सा ब्रेक। तो
बिहार में एक तरफ जेडीयू और आरजेडी के विलय की बात सामने आ रही है, तो झारखंड में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव वोटों के लिए लोगों को बीजेपी से डरा रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले सुनाते हैं आपको रविवार को रांची में दिया गया लालू प्रसाद यादव का वो बयान। देखिए, 12 साल के शासन में कुछ नहीं किया, बड़ा खतरनाक स्थिति हो जाएगी। देखो, ट्राइबल में अगर ये बीजेपी और आरएसएस जिस ढंग से घुसा है, बड़ा भारी सत्यानाश होगा अगर लोगों ने वोट दे दिया बीजेपी को। तो झारखंड की दुर्दशा के लिए क्या बीजेपी ही जिम्मेवार है? दूसरा कोई नहीं, क्योंकि यहां 14 साल में 9 बार सरकारें बदली, 3 बार राष्ट्रपति शासन रहा, 2 बार शिबू सोरेन, 3 बार अर्जुन मुंडा ने अपनी पारी खेली और बाकी समय बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा और हेमंत सोरेन के बीच राज्य अस्थिरता में झूलता रहा। अब तक की 9 सरकारों में जेएमएम 6 सरकारें, बीजेपी और जेडीयू 5-5, कांग्रेस और आरजेडी 4-4 सरकारों में शामिल रहे। वहीं विधायक के रूप में सुदेश महतो या बाद में इनकी पार्टी आजसू 7 मर्तबा सरकार का हिस्सा रही। जहां तक निर्दलियों की बात है तो ये सभी सरकारों में हर बार सदाबहार रहे हैं। सभी पार्टियों को झारखंड की तस्वीर बदलने का मौका मिला, लेकिन अवसरवाद की राजनीति के कारण ये राज्य विकास के मामले में आगे बढ़ने के बजाय पिछड़ता ही चला गया। तो राज्य की स्थिति देखते हैं, आदिवासियों की हकीकत है क्या? तो ये तमाम दल हैं जिनके हाथों में सत्ता की डोर रही, पर विकास की डोर झारखंड से दूर रखने की कोशिश भी हुई। हर दल राज्य पर राज कर चुका है, एक नहीं कई बार राज कर चुका है, फिर भी खुद को राज्य का हितैषी और दूसरे को राज्य का दुश्मन साबित करने की स्थिति है। इसलिए पहला सवाल यही है कि क्या वाकई ऐसा कोई दल है जो आदिवासियों के हक के लिए सजग था या है? आइए थोड़ी स्थिति को समझते हैं। पिछले 13-14 सालों से देखिए, झारखंड में नई पुनर्वास नीति बनाने की जद्दोजहद में आदिवासियों और उनकी जमीन के साथ सिर्फ खिलवाड़ हुआ। उनके जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश के नाम पर उनके जख्म को कुरेदा ही जाता रहा। यही वजह है कि देखिए, देश में कुल खनिज संपदा का 40% झारखंड में होने के बावजूद भी राज्य की हालत खराब रही। किसी भी जनजाति की आप बात कर लीजिए, किसी भी जनजाति की बात कीजिए तो स्थिति एक ही जैसी दिखेगी। जैसे कोरबा जनजाति, ये जनजाति की हालत ये है कि ये जंगली फल, चूहा, खरगोश खाकर ये लोग गुजारा करते हैं। पीने के लायक पानी भी इस जनजाति के लोगों के पास आज तक नहीं है। मीलों भटकते हैं पीने के पानी के लिए। और ये उसी झारखंड में है जहां नेता अकूत संपत्ति के मालिक होकर केस झेलते हैं और जिनके विकास के नाम पर राजनीति होती है और वो चूहा खाने को मजबूर होते हैं। कोरबा जनजाति के ज्यादातर लोग महुआ का शराब और चावल खाकर गुजारा करते हैं, यानी खाने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं है। जमाना बदल गया, पर समय के साथ आदिवासियों को चलने का या चलाने का कार्यक्रम नहीं बदला। नेताओं का काफिला बढ़ता गया, पर खेती के लिए इन्हें औजार तक नहीं मुहैया कराया गया। और एक बार फिर आपके ध्यान दिलाने के लिए कि हर दल ने यहां राज किया है। आगे बढ़ते हैं तो सोचिए जरा कि बगैर हल, बैल, खाद, बीज और पानी की खेती कैसे होगी, कैसे आदिवासी आगे बढ़ेंगे? अब इसी बात से इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। महाजन और सूदखोरों के चंगल में फंसकर कोरबा जनजाति के जो लोग हैं वो सिर्फ बंधुआ मजदूर बनकर झारखंड में रह गए हैं। हकीकत यह भी है कि अब तक किसी तरह की सरकारी योजना का लाभ लोगों तक नहीं पहुंचा। बीमार पड़ने पर सोचिए आज की तारीख में कोरबा जनजाति के लोग ओझा वैद्य के पास ही जाने को मजबूर हैं और इस चक्कर में उनकी मृत्यु भी होती है, उनकी संख्या भी घट रही है। और ये अकेले नहीं है। दरअसल अगर आप पूरे राज्य की स्थिति देखें तो आंकड़े कहते हैं कि करीब 16.5 लाख आदिवासी विस्थापन का दर्द झेलने को मजबूर हैं। आदिवासियों की तरक्की के नाम पर झारखंड राज्य बने 13-14 साल हो गए, पर अब तक औद्योगिक नीति नहीं बनी और न ही विस्थापन और पुनर्वास कार्यक्रम ठोस तरीके से लोगों के सामने आया। आदिवासियों की समस्या यह भी है, देखिए, कि उन्हें जमीन से बेदखल भी कर दिया जाता है और कोई भी योजना शुरू भी नहीं होती। अब एक रिपोर्ट की माने तो जुलाई 2009 तक करीब 2000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर कई महकमों को दिलाया गया, पर देखिए वहां कोई काम ही नहीं हुआ। दोनों तरफ से नुकसान, राज्य का भी नुकसान कि काम नहीं हो रहा और लोगों को घर से हटा भी दिया जा रहा है। और नीतियों में अस्पष्टता कहिए या सरकार का लचर रुख कहिए कि झारखंड बनने के पहले भी स्थिति यही रही। उदाहरण के तौर पर देखिए, आप नगड़ी मामला हमारे सामने है। जो लोग नहीं जानते हैं नगड़ी के विषय में, उन्हें बता दें कि राजधानी रांची से करीब 30-35 किलोमीटर दूरी पर नगड़ी बसा है, जो मूलतः उरांव मुंडा जनजाति बहुल क्षेत्र है। वहां 5.5 दशक पहले अधिग्रहित हुई 227 एकड़ कृषि भूमि को गरीब किसानों से छीनकर शैक्षणिक संस्थानों के निर्माण को सरकार तैयार हो गई। सरकार का तर्क था कि नगड़ी की 227 एकड़ जमीन 1957 में ही तत्कालीन बिहार सरकार के आदेश पर रांची जिला प्रशासन ने अधिग्रहित कर लिया था और गांव वालों को पैसे भी दे दिए गए थे, इसलिए अधिग्रहण रद्द करने का सवाल नहीं उठता। लेकिन सरकार के तर्क के आगे एक सच ये भी था कि तब भी 1957 में भी देखिए आप, जमीन मालिकों ने इस अधिग्रहण का विरोध किया था और कुछ परिवारों को ही मुआवजा मिला था, यानी सहमति सामूहिक रूप से उस समय भी नहीं ली गई थी और समस्या लगातार बनी रही।
अब आप कहेंगे कि कोई तो कानून होगा जिससे लोगों के हितों की रक्षा हो, तो एक सच ये भी देखिए कि कानून बने भी राज्य में आदिवासियों के लिए छोटा नागपुर काश्तकार अधिनियम 1960, संथाल परगना काश्तकार अधिनियम 1949 और बिहार अनुसूचित अधिनियम 1969 जैसे कानून भी बने हुए हैं और लागू भी हैं। लेकिन ये कानून काफी पुराने हैं। ये कानून उनके लिए मददगार साबित नहीं हो रहे और जहां पहल हुई वहां राजनीतिक उदासीनता आदिवासियों की दुश्मन साबित हुई। 16 जुलाई 2008 को झारखंड सरकार ने नई पुनर्वास नीति को मंजूरी दी, लेकिन वो भी अब तक फाइलों में ही घूम कर रह गई। जब भी नई सरकार बनी दावा ये हुआ कि कुछ नया करेंगे, पर हर बार नीतियों को लागू करने से पहले उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यही झारखंड की हकीकत है, लेकिन इसके बावजूद हर दल एक दूसरे को आदिवासी का हितैषी कहते हैं। छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, हाजिर होते हैं। अब एक तरफ लालू यादव झारखंड को बदहाली से बचाने के लिए बीजेपी को रोकने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह एक्चुअली नक्सलियों से समाज की मुख्यधारा में लौटने की बात कह रहे हैं। राजनाथ सिंह के इस बयान का करेंगे डीएनए टेस्ट, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा क्या। नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र है, मैं जानता हूं, मैं कहना चाहता हूं और आज मैं उनसे अपील करना चाहता हूं। लोकतंत्र में सत्ता का परिवर्तन बुलेट से नहीं हो सकता है, बल्कि सत्ता का परिवर्तन बैलेट से होगा। हिंसा का रास्ता वह छोड़े, माओवादी विचारधारा को वह छोड़े। जिस माओवाद पर चीन कभी चला करता था, आज वह चीन माओवादी विचारधारा को छोड़कर आगे बढ़ रहा है, दुनिया के ताकतवर देशों की टक्कर में खड़ा हो रहा है। इनका भी आह्वान करना चाहता हूं, आइए राष्ट्र की मुख्य धारा में मिल जाइए और भारत को एक विश्व की महाशक्ति बनाने में आप भी अपना योगदान करिए, यह अपील करना चाहता हूं। बीजेपी नक्सलियों से मुख्य धारा में आने की अपील कर रही है, तो क्या यह सिर्फ एक दल द्वारा राज्य में कानून व्यवस्था बनी रहे इसके लिए की गई अपील है, या फिर नक्सली भी राजनीतिक गणित को बदल सकते हैं, इसलिए दलों के सुर भी बदल रहे हैं। झारखंड की राजनीति में अक्सर ये बात कही जाती है कि दल या नेता नक्सलियों की मदद से चुनाव जीते। जैसे कामेश्वर बैठा जो नक्सली ही थे, जेल से ही लोकसभा पहुंच गए तो कहा गया कि उन्हें नक्सलियों का समर्थन था इसलिए जीत गए। याद कीजिए तमाड़ उपचुनाव में जब शिबू सोरेन को राजा पीटर ने हराया तो भी ये बात कही गई कि पीटर को नक्सलियों का समर्थन प्राप्त हुआ इसलिए वो जीत गए, ना कि रातों रात उनका जनाधार बढ़ गया। इसलिए सवाल ये भी है कि क्या आज भी दलों को लगता है कि जहां नक्सली सक्रिय हैं वहां का सारा समीकरण जिसके पक्ष में चाहें उसके पक्ष में कर सकते हैं, इसलिए भावनात्मक अपील का सहारा लिया जा रहा है। ये तर्क दो वजहों से मजबूत लगती है। पहली बात यह है कि झारखंड में कई इलाके ऐसे हैं जहां नक्सलियों की समानांतर सरकार है और वहां पुलिस की भी नहीं चलती, और दूसरी बात यह है कि हेमंत सोरेन भी आदिवासियों के नक्सली बन जाने के बयान के माध्यम से वर्तमान नक्सली विचारधारा को जस्टिफाई भी करा चुके हैं। हकीकत के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, राजनीति कभी भी किसी का भी इस्तेमाल कर सकती है। डीएनए देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए जी पुरवैया।